साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि बाबा साहब के साहित्य को छोटे छोटे वीडियो क्लिप के रूप में एक एक भाग के रूप में आप तक पहुंचा सकूं। यदि आपको मेरा ये प्रयास ठीक लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे इस बुक को, इस ऑडियो बुक को कान में हेडफोन लगाकर भी सुन सकते हैं। कोई काम करते हुए आप हेडफोन लगाइए और इसे सुना भी जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक वीज़ा की प्रतीक्षा में, वेटिंग फॉर ए वीज़ा का हिंदी अनुवाद भाग 2। मैं सन 1916 में भारत लौटा। मुझे बड़ौदा के महाराजा ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा था। मैंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में सन 1913 से सन 1917 तक पढ़ाई की। सन 1917 में मैं लंदन आ गया, जहां मैंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातकोत्तर विभाग में प्रवेश लिया। लेकिन सन 1918 में अपनी पढ़ाई पूरी किए बगैर ही मुझे भारत लौटना पड़ा। मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च क्योंकि बड़ौदा राज्य ने उठाया था, इसलिए उनके राज्य की सेवा करने को मैं बाध्य था। अतः भारत लौटने पर मैं सीधा बड़ौदा चला गया। बड़ौदा की नौकरी मैंने क्यों छोड़ी, यह बताना मेरे वर्तमान उद्देश्य के प्रति बिल्कुल अप्रासंगिक है। इसलिए मैं उन कारणों की चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। मेरा संबंध तो बस यहाँ बड़ौदा के मेरे सामाजिक अनुभवों से है और मैं अपने आप को बस उनके वर्णन तक ही सीमित रखूँगा। यूरोप और अमेरिका के मेरे 5 वर्षों के प्रवास ने मेरे मन से इस भावना को बिल्कुल निकाल दिया था कि मैं अछूत हूँ और एक अछूत व्यक्ति भारत में यहाँ कहीं भी जाता है, अपने लिए और दूसरों के लिए समस्या खड़ी कर देता है। लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरा मन इस प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित था कि कहाँ जाऊँ मैं, कौन रखेगा मुझे। मैं अंदर तक उद्वेलित था। मैं जानता था कि यहाँ हिंदू होटल है जिन्हें विशी कहा जाता है। ये मुझे ठहराने वाले नहीं। वहाँ रहने का एक ही रास्ता था कि किसी और नाम से रहो, लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि यदि मेरी वास्तविकता का पता चल गया तो उसके भयंकर परिणाम होंगे, और यह तय था कि मेरी वास्तविकता खुल ही जाएगी। बड़ौदा में मेरे मित्र थे जो पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। अगर मैं उनके पास जाऊं तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे? मैं आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि एक अछूत को अपने घर में प्रविष्ट कराने में उन्हें लज्जा अनुभव हो। मैं स्टेशन की छत के नीचे खड़ा खड़ा कुछ देर तक सोचता रहा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर मेरे मन में आया कि पूछूं, शायद कैंप में कोई स्थान हो। तब तक सारे यात्री जा चुके थे, मैं अकेला रह गया था। कुछ भाड़े की गाड़ी वाले थे जिन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी और वे मुझे देख रहे थे और मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाकर पूछा कि क्या उसे कैंप में किसी होटल की जानकारी है। उसने बताया कि एक पारसी सराय है और वे लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा कि यह एक सराय थी जिसे पारसी लोग चलाते थे। पारसी लोग जरदुश्त धर्म को मानने वाले होते हैं और इस बात का
कोई भय नहीं था कि वे मेरे साथ अछूतों का सा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनका धर्म छुआछूत नहीं मानता। आश्वस्त होने के कारण प्रसन्न हृदय और भय मुक्त मन के साथ मैंने अपना सामान एक भाड़े की गाड़ी में डाला और गाड़ीवान से कैंप वाली पारसी सराय चलने को कहा। सराय 1-2 मंजिले भवन में थी, जिसकी नीचे वाली मंजिल में एक बूढ़ा पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। वह सराय की रखवाली करने वाला कर्मचारी था, जो वहां ठहरने वाले सैलानियों को खाना दिया करता था। मेरी गाड़ी वहां पहुंची और वह पारसी कर्मचारी मुझे ऊपर वाली मंजिल में ले गया। मैं ऊपर चला गया और गाड़ी वाला मेरा सामान ले आया। मैंने उसे पैसे दे दिए और वह चला गया। मैं प्रसन्न हो रहा था कि अंततः मैंने अपने ठहरने की समस्या का हल ढूंढ लिया था। मैं कपड़े उतारने लगा, क्योंकि मैं आराम से हो जाना चाहता था। इसी बीच पारसी कर्मचारी हाथ में एक रजिस्टर लेकर आ गया। उसने मुझे मेरी इस अधनंगी अवस्था में देख लिया कि मेरे पास सदरा और कश्ती नहीं थे, जिनसे किसी व्यक्ति के पारसी होने की पुष्टि होती है। उसने तीखे स्वर में मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मुझे यह तो पता था नहीं कि इस सराय को पारसी समुदाय केवल पारसियों के लिए ही चलाते हैं। तो मैंने उससे कह दिया कि मैं हिंदू हूँ। वह मेरा उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गया और मुझसे बोला कि तुम इस सराय में नहीं रह सकते। उसके उत्तर से मैं पूरी तरह से सकते में आ गया और मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब फिर वही प्रश्न आ खड़ा हुआ कि कहाँ जाऊं। मैंने अपने आप को संभालते हुए उससे कहा कि मैं हिंदू अवश्य हूं, किंतु यदि उसे कोई आपत्ति ना हो तो मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। उसने उत्तर दिया, कैसे रह सकते हो तुम? मुझे इस सराय में ठहरने वाले हर आदमी का हिसाब किताब रजिस्टर में रखना पड़ता है। मैं उसकी चिंता समझ रहा था। मैंने कहा कि रजिस्टर में दर्ज करने के लिए मैं पारसी नाम रख सकता हूँ। जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम क्यों आपत्ति कर रहे हो? तुम्हारा कुछ जाना थोड़े ही है। मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी कुछ आय ही होगी। मुझे वह मेरी बात मानने को इच्छुक दिखाई दिया। स्पष्ट था कि काफ़ी समय से उसकी सराय में कोई सैलानी ठहरने नहीं आया था और वह थोड़ा पैसा कमाने के इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। वह इस शर्त पर राजी हुआ कि मैं उसे खाने और ठहरने का 1.5 रुपये रोज दूंगा। उसने मेरा नाम एक पारसी की हैसियत से रजिस्टर में लिख लिया और वह नीचे चला गया। मैंने राहत की सांस ली। मेरी समस्या का समाधान हो गया था और मैं बहुत प्रसन्न था। लेकिन अफसोस, तब मुझे यह नहीं पता था कि मेरी यह प्रसन्नता कितने कम समय के लिए थी। लेकिन इस सराय में अपने निवास के दुखद अंत का बखान करने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि वहाँ जो थोड़े समय के लिए मैं रहा, तब इस बीच मेरा समय कैसा कटा। सराय की पहली मंजिल में एक छोटा सा सोने का कमरा और इससे लगा एक छोटा सा गुसलखाना था, जिसमें एक नल लगा हुआ था। बाकी में एक बड़ा हॉल था। जिन दिनों में ठहरा हुआ था, इस बड़े हॉल में सब तरह का कूड़ा कबाड़, तख्ते, बेंचें, टूटी कुर्सियां आदि भरी पड़ी थी। इस वातावरण के बीच में एक अकेला व्यक्ति वहां रहता था। वह कर्मचारी प्रातःकाल 1 कप चाय लेकर आ जाता था। 9:30 बजे वह मेरा नाश्ता या सुबह का खाना लेकर फिर उपस्थित होता था। तीसरी बार वह रात में
8:30 बजे मेरा रात का भोजन लेकर आता था और इन अवसरों पर भी वह मुझसे बात करने को रुकता नहीं था। दिन जैसे तैसे कट जाता था। बड़ौदा के महाराजा ने मुझे महालेखाकार के कार्यालय में प्रोबेशनर के रूप में नियुक्त किया। मैं सुबह 10 बजे सराय से कार्यालय के लिए निकल जाता था और रात में 8 बजे के करीब सराय वापस पहुंचता था। मेरा प्रयास रहता था कि मेरा अधिक से अधिक समय मित्रों की संगत में सराय के बाहर ही कटे। रात काटने के लिए सराय में लौटने का विचार मेरे लिए अत्यंत भयावह होता था और मैं सराय में बस इसलिए लौट कर आता था कि मेरे पास उस नगर में और कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां मैं विश्राम के लिए जा सकता। सराय की पहली मंजिल पर बने इस बड़े हाल में कोई नहीं था जिससे मैं बात कर पाता। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरा हाल घोर अंधकार में डूबा रहता था। अंधेरा छटने के लिए यहाँ ना कोई बिजली थी और ना ही तेल की कुप्पियाँ। पारसी नौकर मेरे प्रयोग के लिए एक छोटी सी लालटेन ले आता था, लेकिन उसका प्रकाश भी कुछ इंच से आगे नहीं पहुंच पाता था। मुझे लगता मैं किसी काल कोठरी में बंद हूं और किसी व्यक्ति से मिलकर उससे बातचीत करने की मेरी बहुत इच्छा होती, लेकिन वहां कोई होता ही नहीं था। आदमी का साथ ना मिलने पर मैं पुस्तकों का साथ पकड़ लेता था और बस पढ़ता ही रहता था। पढ़ाई में डूबकर मैं अपने अकेलेपन को भूल जाता था, लेकिन चमगादड़ों ने उस हाल को अपना घर बना रखा था और उनकी चिक चिक और फड़फड़ाहट से बहुधा मेरा ध्यान उचट जाता था और एक फुरफुरी मेरे सारे शरीर में दौड़ जाती थी। तब मुझे वह याद हो आता था जिसे भुलाने का मैं प्रयास कर रहा था, अर्थात यह कि मैं एक अनजान स्थान पर विचित्र स्थिति में था। कई बार तो निसंदेह मुझे क्रोध भी आया, लेकिन मैंने अपने दुख और क्रोध को इस भावना के साथ दबा दिया कि भले ही यह काल कोठरी हो, फिर भी यह था तो बसेरा ही। कोई बसेरा ना होने से कैसा भी बसेरा होना कहीं अच्छा था। मेरी स्थिति इतनी हृदय विदारक थी कि जब मेरा भांजा बंबई से मेरा शेष सामान लेकर आया, जिसे मैं वहीं छोड़ आया था, तो मेरी दशा देखकर वह इतनी जोर जोर से रोने लगा कि मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा। इस प्रकार की ऐसी स्थिति में मैं पारसी सराय में एक पारसी बनकर रहा। मैं जानता था कि मैं अधिक दिनों तक यह स्वांग नहीं कर सकता, क्योंकि एक न एक दिन मेरी चोरी पकड़ी जानी थी। इसलिए मैं रहने के लिए सरकारी बंगला लेने का प्रयास में लगा था, लेकिन प्रधानमंत्री मेरे अनुरोध पर तत्परता से विचार नहीं कर रहा था। मेरी अर्जी एक से दूसरे अधिकारी तक चक्कर ही काटती रही और इससे पहले कि मुझे अंतिम उत्तर मिलता, मेरे लिए कयामत का दिन आ पहुंचा। सराय में टिकने का यह मेरा 11वां दिन था। मैं सुबह का खाना खाकर कपड़े बदलने के बाद दफ्तर के लिए अपने कमरे से निकलने ही वाला था। मैं पिछली रात लाइब्रेरी से ली कुछ पुस्तकें वापस करने के लिए उठ रहा था कि मुझे सीढ़ियों पर कई लोगों के ऊपर चढ़ने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि सैलानी होंगे, यहाँ ठहरने के लिए आए होंगे, इसलिए मैं बाहर झांक कर देखने लगा कि कौन लोग थे। तभी मुझे 1 दर्जन लंबे तगड़े और हट्टे कट्टे पारसी दिखाई दिए, जिनके हाथों में लाठियां थी। गुस्से से भरे ये पारसी मेरे ही कमरे की ओर आ रहे थे। तब मेरी समझ में आया कि ये साथी सैलानी नहीं थे
और उन्होंने तुरंत ही इसका प्रमाण भी दे दिया। वे मेरे कमरे के समक्ष पंक्ति बांधकर खड़े हो गए और मुझ पर प्रश्न पर प्रश्न दागने लगे। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? पारसी नाम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मक्कार, तुमने पारसी सराय को अपवित्र करके रख दिया। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया। मैं और स्वांग नहीं कर सकता था। यह वास्तव में धोखाधड़ी थी और मेरी धोखाधड़ी पकड़ी गई थी तथा यह निश्चित बात थी कि जो खेल मैं खेल रहा था, यदि उस पर मैं अड़ा रहता तो ये क्रोध में भरे धर्मांध पारसी मुझे बुरी तरह से पीटते और संभव है कि मुझे मौत के घाट भी उतार देते। लेकिन मेरी विनम्रता और मेरी चुप्पी ने इस कयामत को टाल दिया। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि मेरा कब खाली करने का विचार है। उस समय अपने बसेरे को मैं अपनी जान से भी अधिक कीमती समझता था। इस प्रश्न में जो धमकी छुपी हुई थी वह बहुत गंभीर थी, इसलिए मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनसे प्रार्थना की कि मुझे कम से कम 1 सप्ताह और सराय में रहने दें। मैं सोच रहा था कि बंगले के लिए प्रधानमंत्री को दिए हुए मेरे निवेदन पत्र पर इस बीच मेरे पक्ष में निर्णय हो जाएगा, परंतु वे पारसी लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे अंतिम चेतावनी दे डाली कि मैं उस रात को उन्हें सराय में दिखाई ना दूं, अपना सामान लेकर चलता बनूं। ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर वे चले गए। मैं परेशान हो गया। मेरा दिल डूबने लगा। मैं सभी को भला बुरा कहने लगा और फूट फूट कर रो पड़ा। अंततः मुझसे मेरी अनमोल संपत्ति अर्थात मेरा बसेरा छीन लिया गया था। यद्यपि यह किसी कैदी की कोठरी से कम नहीं था, लेकिन मेरे लिए यह बहुत अनमोल था। पारसियों के जाने के बाद मैं कुछ देर बैठा सोचता रहा कि कोई रास्ता निकल जाए। मुझे आशा थी कि मुझे शीघ्र ही सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस तरह से मेरी समस्या थोड़े समय की थी और मुझे लगा कि मित्रों के पास जाकर सहायता मांगना एक अच्छा समाधान हो सकता था। बड़ौदा राज्य में मेरा कोई अछूत दोस्त नहीं था, लेकिन दूसरे वर्गों में मेरे मित्र थे। उनमें से एक हिंदू था और दूसरा भारतीय ईसाई। पहले मैं अपने हिंदू मित्र के पास गया और उससे अपनी परेशानी बताई। वह बहुत सज्जन व्यक्ति और मेरा बहुत प्रिय मित्र था। मेरी परेशानी सुनकर वह दुखी हुआ और गुस्सा भी, लेकिन उसने एक बात कह दी। वह बोला, अगर तुम मेरे घर आ गए तो मेरे नौकर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं उसका संकेत समझ गया और फिर मैंने उस पर जोर नहीं डाला कि वह मुझे अपने घर में स्थान दे। मैं अपने भारतीय ईसाई मित्र के पास नहीं जाना चाहता था। एक बार उसने मुझे निमंत्रण दिया था कि मैं जाकर उसके पास रहूं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था और पारसी सराय में रहना पसंद किया था। इसके पीछे कारण यह था कि उसकी आदतें मुझे रास नहीं आती थी। अगर अब मैं गया तो वह मुझे दुत्कार देगा, इसलिए मैं अपने कार्यालय चला गया। लेकिन बसेरा ढूंढने के इस अवसर को मैं सचमुच छोड़ नहीं सकता था। एक मित्र से इस विषय में विचार विमर्श करने के पश्चात मैंने निश्चय किया मैं उसके पास जाकर पूछूंगा कि क्या वह मुझे अपने यहाँ जगह दे सकता है। जब मैंने उससे यह प्रश्न किया तो उसका उत्तर था, कल मेरी पत्नी बड़ौदा आने वाली है और मुझे उससे पूछना होगा। बाद में मुझे पता चला कि यह बड़ा चतुराईपूर्ण उत्तर था।
वह और उसकी पत्नी मूल रूप से ऐसे परिवार से थे जो जाति से ब्राह्मण थे और ईसाई धर्म अपनाने के बाद पति के विचार तो उदारवादी हो गए थे, लेकिन पत्नी अपने आचार व्यवहार में अभी भी रूढ़िवादी थी और वह अपने घर में किसी अछूत को शरण देने के लिए कभी सहमत नहीं होती। इस प्रकार आशा की अंतिम किरण भी बुझ गई। जब मैं अपने भारतीय ईसाई मित्र के घर से निकला, शाम के 4 बज रहे थे। मेरे सामने विराट प्रश्न यही था कि आखिर मैं जाऊं कहाँ। मुझे सराय तो हर हाल में छोड़नी ही थी और कोई मित्र ऐसा था नहीं जिसके पास मैं चला जाता। अब मेरे पास एकमात्र विकल्प यही बचा था कि मैं बंबई लौट जाऊं। बड़ौदा से बंबई के लिए 9 बजे रात में ट्रेन जाती थी। मुझे 5 घंटे व्यतीत करने थे। मैं कहाँ बिताऊं ये घंटे? क्या सराय चला जाऊं? अपने मित्र के पास जाऊं? सराय वापस जाने का साहस मैं जुटा नहीं पा रहा था। मुझे भय था कि कहीं पारसी लोग आकर मुझ पर हमला न बोल दे। अपने मित्र के पास जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, यद्यपि मेरी स्थिति दयनीय थी। फिर भी मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर दया दिखाए। मैंने निर्णय लिया कि ये 5 घंटे में शहर और कैंप की सीमा पर सार्वजनिक उद्यान कमाठी बाग में बिताऊंगा। मैं वहां जाकर बैठ गया। कुछ तो मैं शून्य मना हो रहा था और कुछ मैं अपने साथ घटी इस घटना को लेकर बहुत दुखी था और कुछ मुझे अपने माता पिता का ध्यान आ रहा था, जैसे कि अकेलेपन की स्थिति में हर एक बच्चे को आता है। 8 बजे मैं बाग से बाहर आया और एक गाड़ी लेकर सीधा सराय पहुंचा। मैंने ऊपरी मंजिल से अपना सामान उतारा। पारसी नौकर बाहर आ गया, लेकिन हम में से कोई भी एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वह सोच रहा था कि वह इस परेशानी के लिए किसी सीमा तक उत्तरदायी था। मैंने उसे उसके पैसे चुकाए। उसने चुपचाप पैसे ले लिए और मैंने चुपचाप उसे विदा ले ली। मैं बहुत आशा लेकर बड़ौदा गया था। मैंने अनेक ऑफर छोड़ दिए थे। वह युद्ध का समय था। भारतीय शिक्षा सेवा IES में कई स्थान खाली थे। मैं लंदन में अनेक प्रभावशाली असरदार लोगों को जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी के साथ संपर्क साधने की चेष्टा नहीं की। मेरा मानना था कि यह मेरा कर्तव्य था कि पहले मैं अपनी सेवाएं बड़ौदा के महाराजा को दूं, जिन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाया था और यहाँ मुझे केवल 11 दिन रहकर बड़ौदा से वापस बंबई जाना पड़ा था। 1 दर्जन पारसियों का लाठियां लिए हुए भयंकर इरादे से मेरे सामने कतार बांधकर खड़ा होना और मेरा उनके सामने भयभीत होकर दया की याचना करना, यह एक ऐसा दृश्य है जिसे 18 वर्ष की लंबी अवधि भी धुंधला नहीं कर पाई है। मैं आज भी इसे साफ साफ याद कर सकता हूं और जब भी याद करता हूं मेरी आंखों के आंसू अवश्य ही आ जाते हैं। तब पहली बार मुझे यह ज्ञान हुआ था कि जो व्यक्ति एक हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत ही होता है। साथियों, सोचिए, बाबा साहब को एक आशियाना तक नहीं मिल सका था, लेकिन आज उनकी कृपा से वंचित वर्ग के लोग बड़े बड़े आशियानों में रह रहे हैं।